हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस के ऊपर एक छोटी सी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। और ट्रायल बैलेंस के ऊपर एक छोटी सी प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूं जो इस प्रॉब्लम को करते समय हमें हेल्प करेंगी। सबसे पहली कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम COGS भी कहते हैं, COGS, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है हमने जो गुड्स सेल की हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। यानी कि हमने अपनी बिजनेस में जो गुड्स सेल करते हैं वो हमें मिलती है हमारे पिछले साल की जो ओपनिंग स्टॉक होती है वहां से, और उसके साथ हम ऐड करते हैं हमारे करंट ईयर में जो हमने परचेज किए थे गुड्स वो। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज जो हम लोग करते हैं ये हमें देती है हमारी टोटल गुड्स जो हमारे बिजनेस में अवेलेबल फॉर सेल है। अब अगर आपकी टोटल गुड्स मान लीजिए 100 हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस साल में पूरे 100 के 100 ही बेच देंगे। हो सकता है कि आपके 100 से 80 या 90 यूनिट से बिके हों और 20 यूनिट्स आपके हाथ में रह गए हों, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपके जो 100 यूनिट्स थे, ये थे आपके ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ये थे 100 यूनिट्स, और इसमें से आपने सेल की सिर्फ 80 यूनिट्स, 80 यूनिट्स सोल्ड, तो आपके पास पड़े रह गए 20 यूनिट्स। ये हो गई आपकी क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आप ठीक से समझें तो ये जो 20 यूनिट्स है ये इस 100 यूनिट्स का ही एक पार्ट है जो कि आपकी ओपनिंग स्टॉक और परचेज को ऐड करके आई है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो होता है वो हमारे परचेज और ओपनिंग स्टॉक में ही छुपा हुआ होता है। पर अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पकड़ें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपको सिर्फ इन 80 यूनिट्स की कॉस्ट पकड़नी होगी। तो ये 80 यूनिट्स वो 80 यूनिट्स हैं जो आपके बिक गए थे, तो इनकी जो कॉस्ट होगी उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। अब ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चलेगा कि आपकी ओपनिंग स्टॉक और परचेज जो 80 यूनिट्स हैं, आपकी ओपनिंग स्टॉक और परचेज जो 100 यूनिट्स हैं वो बराबर है आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक के। मतलब अगर मैं यहाँ पर इसे एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि अगर हम अपने एग्जाम्पल के टर्म्स में बोलें तो 100 इक्वल टू 80 प्लस 20। तो यहां से एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक होती है वो कभी भी ट्रायल बैलेंस में कंसीडर नहीं की जाती है। इसे हम ट्रायल बैलेंस में कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि हमारे ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक और परचेज दोनों कंसीडर की हुई रहती है। तो जब हमने ओपनिंग स्टॉक और परचेज जो है वो कंसीडर किया हुआ होता है, इसका मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक भी उसमें इंक्लूडेड ही है। इसलिए हमें अगर अलग से भी क्लोजिंग स्टॉक का फिगर बताया हुआ रहे तो हम अलग से क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर नहीं करेंगे। पर अगर आपको ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक और परचेज की जगह पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर दी हुई हो या लिखा हुआ हो कि ये परचेज नहीं बल्कि परचेज एडजस्टेड लिखा हुआ हो, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बराबर ही है। अगर परचेज की जगह परचेज एडजस्टेड दिया हुआ हो या ओपनिंग स्टॉक और परचेज की जगह आपको ट्रायल बैलेंस में सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई हो, तो फिर आप क्लोजिंग स्टॉक की फिगर को ट्रायल बैलेंस में कंसीडर कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब चलिए हम अपनी ट्रायल बैलेंस की जो प्रॉब्लम है उसे देखते हैं और उसे करते वक्त भी हम ये चीज़ दोबारा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस की प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमने प्रॉब्लम लिख के रखी है। चलिए उसे पढ़ते हैं और इस पार्ट में, इस एरिया में हम उसका सोल्यूशन करेंगे। अ बिजनेसमैन हैज़ रॉन्गली प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। बिजनेसमैन ने ये ट्रायल बैलेंस जो है वो गलत बना के रखा है।
तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस करेक्टली स्टेटिंग रीजंस। तो हमें इस गलत ट्रायल बैलेंस को सही करना है कारण बताते हुए। तो सबसे पहले उसने डेबिट साइड में लिस्ट कर रखी है ओपनिंग स्टॉक, फिर वेजेस, फिर सैलरीज, फिर परचेजेस, फिर रिटर्न्स आउटवर्ड, फिर डेटर्स, फिर बिल्स पेबल, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल, एक्रूड वेजेस, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट। और क्रेडिट साइड में कुछ आइटम्स है कैपिटल, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवर्ड, फिक्स्ड एसेट्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो हम सारे आइटम्स को एक एक करके कंसिडर करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ इस ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ पे गलती कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले आप इस लाइन को देखिए, ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2015। तो इस बिजनेसमैन ने ये इतना ही बेवकूफ़ है कि उसने लिख के रखा है कि ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग, जबकि हम सबको ये चीज़ पता है कि ट्रायल बैलेंस किसी पीरियड के लिए नहीं होती बल्कि एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। तो हम ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बिजनेसमैन, जो भी उसका नाम है, एज ऑन 31/12/2015। तो ये एज ऑन हम लिखेंगे। अब चलिए आगे, पहली गलती तो हमने यहाँ पे पकड़ ली। अब डेबिट साइड में देखते हैं उसने क्या क्या आइटम लिख रखे हैं। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिख रखा है। अब ट्रायल बैलेंस के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि यहाँ तो इससे पहले हमने जो वीडियोस देखी थी या मैंने जो वीडियोस बनाई थी उसमें हमने पहले जर्नल एंट्रीज की थी, उसके बाद उनकी लेजर पोस्टिंग करके फिर लेजर को बैलेंस करके एक ट्रायल बैलेंस बनाया था। तो लेजर जब हमने बैलेंस किया था तो बैलेंसिंग के वक्त हमें पता चल गया था कि किस लेजर की डेबिट बैलेंस है और किस लेजर की क्रेडिट बैलेंस है, और उसी तरीके से हमने उसे ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया था। पर एग्जाम में जब आपको ट्रायल बैलेंस की सम दी हुई होगी तो वहाँ पर आपको बताया नहीं जाएगा कि कौन सी जीएल की बैलेंस डेबिट बैलेंस है और कौन सी जीएल की बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। वो आपको खुद पता करना होगा और उसे सही तरीके से ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी आपकी ट्रायल बैलेंस सही बन पाएगी। तो इसके लिए एक रूल ये है कि जो भी जीएल आपके एसेट्स, एक्सपेंसेस या लॉसेस से रिलेटेड है वो आपकी डेबिट साइड में आएंगी, और जो भी जीएल आपकी लाइबिलिटीज, इनकम्स और गेन से रिलेटेड है वो आपकी क्रेडिट साइड में आएंगी। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ पर फिर भी मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। हम इस सम को करते समय यही रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम एक एक करके रिकॉर्ड करेंगे। ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बिजनेसमैन लिख देता हूँ मैं यहाँ। और सबसे पहली आइटम जो है वो है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम सबको पता है कि स्टॉक जो है वो हमारा एसेट होता है और एसेट्स को हमेशा डेबिट साइड में लिया जाता है। तो ये 25,000 जो है हम उसे डेबिट कॉलम में लिख देंगे। तो ये तो हो गई ओपनिंग स्टॉक की एंट्री। वेजेस हमने पे किए हैं 30,000 पूरे साल में। तो 30,000 ये जो वेजेस हैं, वेजेस होती है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस भी जो है वो हमेशा डेबिट साइड में आती है। तो इसे भी हम, वेजेस भी जो है उसे भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे 30,000। अब अगली एंट्री है सैलरीज की। तो सैलरीज भी 20,000, ये भी एक्सपेंसेस हैं, ये भी डेबिट साइड में आएगी। सैलरीज 20,000 भी हमने डेबिट साइड में लिख दी। अब उसके बाद है परचेजेस जैसा मैंने उस समय डिस्कस किया था, परचेजेस एक एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस हुई है 80,000 की बिजनेस में। तो ये जो परचेजेस हैं ये भी हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे 80,000। इसके बाद है रिटर्न्स आउटवर्ड। अब ये रिटर्न्स आउटवर्ड क्या है? नाम से समझ में आ रहा है कि आपने बाहर कुछ रिटर्न किया है, मतलब आउटवर्ड मतलब आपने बाहर की तरफ रिटर्न किया है। तो आप किस चीज को बाहर की तरफ रिटर्न करते हैं? जो आपकी तरफ आता है। जब आप परचेज करते हैं तो आपके पास गुड्स आता है, उन्हीं गुड्स को जब आप रिटर्न करते हैं तो वो गुड्स बाहर की तरफ चला जाता है, इसीलिए उसे हम रिटर्न्स आउटवर्ड कहते हैं। तो रिटर्न्स आउटवर्ड कुछ नहीं बल्कि परचेज रिटर्न है। तो अगर परचेज डेबिट साइड में आएगी तो परचेज रिटर्न किस साइड में आएगी? क्रेडिट साइड में। तो हम रिटर्न्स आउटवर्ड को, इसने गलती से डेबिट में ले लिया है, इसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे।
तो ये हमारी ट्रायल की पहली करेक्शन होगी। यहाँ लिखेंगे रिटर्न्स आउटवर्ड और इसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में 1500 रुपये। रीज़न मैं यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूँ, बस रीज़न मैं आपको बताता जा रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में ये सम सॉल्व करेंगे तो आपको रीजंस को नोट वाइज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके बाद आती है डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट है 20,000, तो डेटर्स हमारी एसेट्स हैं, उसे हमें डेबिट साइड में लिखना है। डेटर्स हम लिखेंगे 20,000 यहाँ पे। उसके बाद हमारी है बिल्स पेएबल। अब बिल्स पेएबल अगर आपको नहीं पता है तो बिल्स पेएबल नाम से ही पता चल रहा है कि हमें पे करना है, तो बिल्स पेएबल एक लायबिलिटी होती है। अब लायबिलिटी हमारे रूल के हिसाब से जो लायबिलिटीज़ हैं वो हमेशा क्रेडिट साइड में आती हैं, पर इसने गलती से बिल्स पेएबल को डेबिट साइड में लिख रखा है, तो इसे भी हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो बिल्स पेएबल हैं इन्हें हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में 8,000 रुपीज। डिस्काउंट रिसीव्ड 6,000 रुपये। क्या आप बता सकते हैं कि डिस्काउंट रिसीव्ड किस कैटेगरी में पड़ेगी? हमने कुछ डिस्काउंट अपने सप्लायर से रिसीव की है। रिसीव की है मतलब हमने अर्न की है डिस्काउंट। अब अर्न की है तो वो हमारी एक इनकम, या आप कह सकते हैं कि गेन है। इनकम तो नहीं है लेकिन गेन है जरूर है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्योंकि ये गेन है तो इसीलिए हम उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी गेन है, इसलिए 6,000 हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब चलिए अगली एंट्री देखते हैं, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब हमने कुछ सामान खरीदा, उसे हमारे घर तक या हमारे गोडाउन तक या हमारी दुकान तक लाने के लिए हमने कुछ कैरेज या भाड़ा जो है वो पे किया है। तो ये हमारा एक खर्चा है। खर्चा हमेशा डेबिट, एक्सपेंसेस जो है वो हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं, तो ये सही रिकॉर्ड किया हुआ है। कैरेज इनवर्ड हमें डेबिट साइड में ही लिखना पड़ेगा। कैरेज इनवर्ड इसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 3,000। ये भी हो गई। अब अगली है फ्यूल। फ्यूल कितने की है? 1500। फ्यूल जो है ये ईंधन है, ईंधन भी हमारा खर्च ही है, तो फ्यूल की कॉस्ट भी जो है हम 1500 रुपये डेबिट में ही रिकॉर्ड करेंगे। अब अगली है अक्रूड वेजेस। अब अक्रूड वेजेस क्या है? अक्रूड वेजेस वो वेजेस हैं जो आपकी देनदारी बन गई है, मतलब आपकी लायबिलिटी आ गई है पे करने की अपने वर्कर्स को। वर्कर्स ने वेजेस अर्न कर ली हैं पर आपने अभी तक उन्हें पे नहीं किया है। आप इसे आउटस्टैंडिंग वेजेस भी कह सकते हैं। मतलब ये वेजेस जो हैं वो आपके वर्कर्स को आपको पे करना है परंतु आपने अभी तक पे किया नहीं है। तो ये जो अक्रूड वेजेस होंगी ये आपकी एक लायबिलिटी होगी, और लायबिलिटी जो है उसकी हमेशा क्रेडिट साइड में एंट्री होती है, तो इसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ACCRUED अक्रूड वेजेस, इसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में 1,000। ये भी एंट्री हमने कर ली। कैश इन हैंड बहुत सिंपल है। कैश इन हैंड एक एसेट है, एसेट डेबिट साइड में आएगा। कैश इन हैंड सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट है ये, और ये डेबिट साइड में हम लिखेंगे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके का बैंक लोन ही होता है जहां पर आप बैंक अकाउंट की बैलेंस से ज़्यादा विड्रॉ करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये एक लायबिलिटी है जो हमें बैंक को पे करनी है। ये अमाउंट बैंक को हमसे ये अमाउंट मिलेगी, हमें बैंक को ये अमाउंट पे करनी है, तो ये एक लायबिलिटी है, इसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसने गलती से डेबिट साइड में कर रखी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम यहाँ क्रेडिट साइड में 20,000 रिकॉर्ड कर लेंगे। अब अगली एंट्री है कैपिटल। कैपिटल जो है ये भी एक बिजनेस की लायबिलिटी है, क्योंकि ये एक ओनर ने इन्वेस्ट की हुई है बिजनेस में, और आपको पता है कि एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ओनर और बिजनेस दोनों अलग एंटिटीज हैं। तो ओनर ने जो कैपिटल बिजनेस में लगाई है वो एक्चुअली बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, तो कैपिटल जो है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे।
कितने की है? 30,000 की। अब आ गई सेल्स। सेल्स हमारी इनकम है तो क्रेडिट साइड में आएगी। सेल्स 1,45,500, 1,45,500। रिटर्न इनवर्ड। अब जैसे रिटर्न्स आउटवर्ड हमारी परचेज की रिटर्न थी, वैसे रिटर्न्स इनवर्ड माने हमने रिटर्न्स रिसीव किए, हमने कुछ सेल किया था तो गुड्स जो है वो आउटवर्ड की तरफ गई थी। अब वही गुड्स कस्टमर हमें रिटर्न कर रहा है तो वो रिटर्न्स इनवर्ड हो गई, मतलब ये सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स अगर क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट होगा, तो इसे रिटर्न इनवर्ड को हमें डेबिट साइड में लिखना है। रिटर्न इनवर्ड डेबिट साइड में 5,000। सॉरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है। बिल्स रिसीवेबल 12,000। बिल्स रिसीवेबल नाम से ही पता चल रहा है कि हमें कुछ मिलना है यहाँ पर, तो रिसीवेबल मतलब हमारा एसेट है और हमें 12,000 रुपए की ये जो एसेट है उसे क्रेडिट की जगह डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल 12,000 रुपए डेबिट में। क्रेडिटर्स है 5,000 के, तो क्रेडिटर्स जो होती है लायबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिटर्स हमने क्रेडिट साइड में 5,000 रिकॉर्ड कर दिए। अब डिस्काउंट अलाउड जो है ये क्या है? डिस्काउंट अलाउड, आपने अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया, उसके लिए आपने 3,000 उससे कम वसूले, मतलब ये आपका एक खर्चा हो गया, एक लॉस हो गई। तो डिस्काउंट अलाउड जो है ये एक एक्सपेंस या आप लॉस कह सकते हैं, तो इसे भी आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहां पर हम डिस्काउंट अलाउड की फिगर जो है 3,000 की उसे डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ये हमने कर दी। कैरेज आउटवर्ड, आपने कुछ गुड्स सेल की और उसे कस्टमर के गोडाउन तक या दुकान तक पहुंचाने के लिए आपने कैरेज या भाड़ा पे किया है 500 रुपए, ये भी आपका खर्चा है, इसे भी डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करना है। तो कैरेज आउटवर्ड 500 रुपए डेबिट में रिकॉर्ड होगा। कैरेज आउटवर्ड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 500 रुपए यहां पे मैंने लिख दिया। इसके बाद हमारे पास है फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स तो हमारी एसेट्स ही हैं, इसे तो डेबिट में ही रिकॉर्ड करना है। कितना है? 15,000 हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब देखिए यहां पर उसने क्लोजिंग स्टॉक कह रखा है, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि चूंकि यहां पर हमें ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस दी हुई है, इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इन फिगर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक की फिगर जो है वो अलग से ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगी, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही समझा दिया था। तो इसलिए इस क्लोजिंग स्टॉक के फिगर को हम ट्रायल बैलेंस में पूरी तरह इग्नोर कर देंगे। पर अगर आपको ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की जगह यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ होता, मेंशन किया हुआ होता, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को उसमें इंक्लूड कर लेते, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो फिगर है उसमें क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड नहीं होता है। लेकिन ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की फिगर में ही क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड है, इसीलिए हम इसे अब ट्रायल बैलेंस में और कंसिडर नहीं करेंगे, वरना डबल अकाउंटिंग हो जाएगी, जो कि एक तरह की गलती मानी जाएगी। एक और बात मैं अब आपको बता दूं कि अगर यहाँ ओपनिंग स्टॉक के साथ परचेज एडजस्टेड दिया हुआ होता, मतलब परचेज एडजस्टेड का मतलब कि इससे क्लोजिंग स्टॉक की फिगर ऑलरेडी एडजस्ट की जा चुकी है, तो फिर हमें क्लोजिंग स्टॉक को कंसिडर करना पड़ता। तो आप एक बात याद रखें कि अगर आपको ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की जगह पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेंशन की हुई है प्रॉब्लम में, तो आप क्लोजिंग स्टॉक की फिगर को ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड कर लीजिए। पर अगर आपको ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस ऑलरेडी मेंशन की हुई है, उसके बाद भी क्लोजिंग स्टॉक बताया गया है, तो इसे आप ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको ओपनिंग स्टॉक के साथ परचेजेस एडजस्टेड दी हुई हो, तो परचेजेस एडजस्टेड का मतलब होता है कि इस फिगर से ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक की फिगर जो है वो माइनस करके एडजस्ट की गई है, तो फिर आप उसे
क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा एग्जाम में आता है, स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूज करते हैं एग्जामिनर्स। तो अगर आप याद रखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल सही बनेगी। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं कर रहे। तो अब हमें जो करना है वो इन दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड्स का हमें टोटल करना है। तो टोटल हमने पहले से कर रखी है, क्योंकि ये बहुत ही लंबी टोटल है। आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड मिला के आपकी जो टोटल होगी वो होगी 2,17,000 रुपये। यहाँ 2,17,000 और इधर भी 2,17,000। तो ये हमने ट्रायल बैलेंस की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर ली। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया आप इसे लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। वीडियो के शुरुआत में मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताई थी, आपको अगर उससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।